दूसरी इकाई के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। फिर यहाँ से आप लोग वीडियो के माध्यम से मेरे अध्यापन को ध्यानपूर्वक देखें और उसके आधार पर अभ्यास कार्य भी करते रहें। तो आपको ग्रीष्मावकाश के बाद यह पहला मौका है द्वितीय इकाई के पाठ्यक्रम को पढ़ने का। और आज व्याकरण के पुस्तक से जो कि आप पहला पाठ पढ़ चुके थे, उसके ठीक बाद जो दूसरा पाठ है इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाच्य को। तो आइए देखते हैं वाच्य को। वाच्य क्या है? सबसे बड़ी बात है कि वाच्य है क्या, तो परिभाषित करते हैं। दरअसल परिभाषा उसके मूल रहस्य को दर्शाने का माध्यम होता है। वो क्या है, कैसे है, उसकी रचना, उसके स्वरूप, उसकी स्थिति को दर्शा देना ही परिभाषा हो जाता है। वाच्य जो हम लोग पढ़ते हैं या वाच्य का वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण करके अलग अलग जो जानते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इनमें निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि वहां हम एक ही कार्य करते हैं कि क्रिया का संपादक, किसी वाक्य की क्रिया का संपादक कौन है यह पता लगाते हैं इसके माध्यम से। यानी यह ज्ञान करते हैं कि क्रिया का संपादकत्व कौन कर रहा है, यानी क्रिया का संपादन कौन कर रहा है, यह हम जानते हैं। तो निश्चित तौर पर किसी वह वाक्य रचना या वाक्य रचना का वह ज्ञान जहां हम वाक्य की क्रिया के संपादक को जानते हैं, उसे वाच्य करते हैं। तो आइए इसको फिर एक नए सटीक शब्दों के माध्यम से मैं परिभाषित करता हूं। वाच्य क्या है? किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के संपादकत्व का की जानकारी प्राप्त करना। या की जानकारी मिलना वाच्य कहलाता है। यानी किसी वाक्य की मुख्य क्रिया का संपादक कौन है, करता है, कौन है मतलब तीन ही हो सकते हैं, करता है, दो ही हो सकते हैं, करता है या कर्म है, या फिर कर्ता या कर्म दोनों ही ना होकर के क्रिया अपने आप होती हुई मालूम पड़ती है, यानी स्वतंत्र रूप से होती है, तो वहां भाववाच्य कहलाता है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के संपादकत्व, यानी किसी वाक्य की मुख्य क्रिया का संपादक कौन है, संपादक का कार्य कौन करता है, यह संपादकत्व कहलाता है। इस बात की जानकारी मिलना ही वाच्य कहलाता है। अब
वाच्य का उदाहरण जानना चाहें तो चूंकि वाच्य के 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकारों से उदाहरण आ सकता है या कोई एक उदाहरण ले सकते हैं। तो जैसे राम ने रावण को मारा, यह एक कर्ता प्रधान वाक्य है। देखना है कि क्रिया का संपादक कौन सा है, उसी की प्रधानता होती है, और जिसकी प्रधानता होगी उसी के नाम से वाच्य होगा। अब राम के द्वारा रावण मारा गया। इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह कर्मवाच्य होगा। घबराएंगे नहीं, फिर मैं बता रहा हूं विस्तृत रूप से। मुझसे दौड़ा गया, यह भाववाच्य है। राम से आम नहीं खाया, यह भी भाववाच्य। आप देख रहे हैं तीनों वाच्य का एक एक उदाहरण दिया गया, फिर एक भाववाच्य का अतिरिक्त उदाहरण दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ठीक परिभाषा को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इनको नहीं समझ पाएंगे उदाहरणों को। और परिभाषा को प्रमाणित करने का ही कार्य उदाहरण करता है। किसी भी व्याख्या, किसी भी परिभाषा विश्लेषण को समझने के लिए ही उसका उदाहरण होता है, उदाहरण प्रमाण होता है। एक वह फर्द बयान जिसका चश्मदीद गवाह हो, वही उदाहरण व्याख्या कहलाता है। उदाहरण चश्मदीद गवाह है तो परिभाषा एक फर्द बयान है। चलिए यहां पर जैसे कि किसी परिवार में एक गृहिणी होती है जिस पर उस परिवार का आलंबन होता है, वह परिवार की धुरी होती है, परिवार के केंद्र के रूप में कार्य करती है, और परिवार का जो संचालन, भरण पोषण आदि का जो कार्य करता है, जिम्मेवारी लेकर चलता है, उसको परिवार का मुखिया कहते हैं। यह आपको पता है, विदित है। ठीक उसी प्रकार से एक वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है, उस वाक्य की गृहिणी, वाक्य रूपी परिवार की गृहिणी के तौर पर होती है। वाक्य को अगर एक परिवार के तौर पर मान लेते हैं तो उस परिवार में गृहिणी के रूप में कौन हो जाता है, तो मुख्य क्रिया, और परिवार के मुखिया के रूप में हो जाता है उसका संपादक। यानी किसी क्रिया का संपादन करने वाला जो संपादक है, किसी वाक्य की क्रिया का जो संपादक है, वह उस वाक्य रूपी परिवार का मुखिया हो जाता है। तो यहां पर आइए फिर से पढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा, और प्रश्न होता है किसने।
प्रश्न होता है किसने ये मारना कार्य किसने किया, तो राम ने उत्तर मिलता है। और राम के आगे जो कर्ता कारक का चिन्ह होता है वह भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। ऐसे कर्ता कारक का चिन्ह वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में नहीं होता है, लोप होता है इस चिन्ह का, लेकिन कर्ता कारक का अस्तित्व हम पहचान सकते हैं ऐसे भी। तो यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि राम मारना कार्य किया हुआ है इस वाक्य में, इसलिए इस वाक्य की मुख्य क्रिया अगर मारना है तो उसका संपादक राम है और राम एक कर्ता है, इसलिए पूरे वाक्य में राम की प्रधानता हो गई। जैसे पूरे परिवार में परिवार की मुखिया की प्रधानता होती है, इसलिए वो मुखिया कहलाता है। इस प्रकार से इस वाक्य में कर्ता संपादन कर रहा है इस क्रिया का, इसलिए कर्ता की प्रधानता हो गई और जिसकी प्रधानता किसी वाक्य में होगी उसके नाम से वाच होगा, यानी कर्ता की प्रधानता के कारण कर्तृवाच कहलाए। अब यहां देखा जाता है कि राम के द्वारा रावण मारा गया। ये लक्षण भी आपको आगे मैं बताऊंगा कि कर्मवाची का क्या लक्षण है, फिर भाववाची का क्या लक्षण है। तो जब किसी कर्ता के आगे करण कारक का उपसर्ग यानी करण कारक का चिन्ह के द्वारा या से जुड़ जाता है, तब वह कर्मवाची या भाववाची ही वह वाक्य हो सकता है निश्चित रूप से। लेकिन कर्मवाची और भाववाची के बीच कुछ फर्क दिखे, पहचान हो पाए, इसलिए कर्ता के आगे के द्वारा सिर्फ कर्मवाची में लेकर चला जाता है और से को भाववाची में लेकर चला जाता है। लेकिन जितना जो बात के द्वारा है वही बात से भी, यानी करण कारक के ही ये दोनों पर फर्क है, तो इनकी समानता है। फिर भी एक भाववाच और कर्मवाच के फर्क को समझने के लिए कर्मवाच में के द्वारा और भाववाच में से का प्रयोग किया जाता है। तो जो कर्ता के आगे के द्वारा लगा हो तो निश्चित रूप से वह कर्मवाच हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि कर्म की प्रधानता कैसे है जरा देखा जाए। तो जिसके आगे भी करण कारक का प्रसर्ग जुड़ जाता है वह माध्यम रूप में हो जाता है। करण कारक की परिभाषा ही होती है, आपको पता होगा कि जो क्रिया का सहायक हो, क्रिया का सहायक हो उसे करण कारक कहा जाता है। यानी सहायक होना ही उसका मूल पहचान है करण कारक। तो सहायक के रूप में यह तब होता है जब उसके आगे के द्वारा और से जुड़ जाता है, और यही उसको इस पहचान के लिए विवश कर देता है सहायक की पहचान के लिए। तो राम के द्वारा, राम एक माध्यम है यहां इस वाक्य में किसका, तो गया कार्य करने का एक माध्यम है। राम के द्वारा मारा कौन गया, रावण मारा गया। राम क्या है यहां, द्वारा है, माध्यम है। सीधे सीधे राम ने मारा नहीं है। राम ने मारा रहता तो उस मारना क्रिया का संपादक राम हो जाता और तब राम एक कर्ता के रूप में है, इसलिए कर्तृवाच हो जाता। लेकिन यहां पर कर्ता के आगे के द्वारा जोड़ दिया गया, जो सीधे तौर पर कार्य करते हुए नहीं प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट रूप से यह सहायक का कार्य कर रहा है। जब किसी वाक्य में कर्ता सहायक बन जाए, यानी कर्ता के आगे करण कारक का प्रसर्ग के द्वारा जुड़ जाए और मुख्य क्रिया के आगे जाना क्रिया का रूप उसी काल में जुड़ जाए, तब निश्चित रूप से वह कर्मवाच हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं गया, यह जाना क्रिया का एक रूप है। जाना क्रिया का ठीक वैसे ही रूप है जैसे मारना क्रिया है। यहाँ पर इस वाक्य में मारना मुख्य क्रिया है और जाना यह कर्मवाच के लक्षण को परिपुष्ट करने के लिए यहां पर आया हुआ है। तो देख रहे हैं आप, मारा गया जिस काल में यह है उसी काल में यह है। प्रत्येक कर्मवाच्य में जाना क्रिया का रूप लगना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से यहां पर यह है तो यह, और कर्ता के आगे के द्वारा लगना यह कर्मवाच्य को दर्शा रहा है। रावण मारा गया, स्पष्ट रूप से इसके संपादक, मारना का संपादन रावण ही कर रहा है, करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए यहाँ रावण की प्रधानता है और रावण कर्म है।
यहाँ कर्म का कोचिंग गौण है, इसलिए कर्म प्रधान है, इसलिए कर्मवाच्य कहला है। आइए भाववाच्य। भाववाच्य में ऐसा है कि जब न कर्ता की प्रधानता होती है वाक्य में, न कर्म की प्रधानता होती है, यानी क्रिया का संपादन न कर्ता किया हो न कर्म किया हो, क्रिया स्वतंत्र रूप से हुई हो, तब उस वाक्य को भाववाच्य माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझसे दौड़ा गया, यह जो है यहां पर आप देख रहे हैं कर्ता कारक में, यानी कर्ता कारक का सर्वनाम पद है, उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम मैं में से जुड़ा हुआ है, कर्म कारक का परस्पर, तो मैं में से जुड़ने से ही मुझसे बना हुआ है। और दौड़ा गया, यहां कर्म आया ही नहीं है, कर्म बिल्कुल लुप्त है। तो प्रायः भाववाच्य में एक और भी विडंबना है कि भाववाच्य की क्रियाएं अकर्मक ही हुआ करती हैं, सकर्मक क्रिया का इसमें कोई महत्व और प्रयोग नहीं है, इसलिए कि जब क्रिया सकर्मक होगी तो कर्म की प्रधानता वाली बात हो ही जाएगी, तो भाववाच्य नहीं हो पाएगा, इसलिए अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है भाववाच्य में। यह भी एक बहुत बड़ा पहचान है, लक्षण है। दूसरी चीज है कि कर्म सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है भाववाच्य, लेकिन जब उसमें नहीं लगा करके उस सकर्मकता को अकर्मकता में तब्दील कर दिया जाता है, तब वह भाववाच्य होने के लायक हो जाता है, जैसा कि इस वाक्य में किया गया है। खाया गया, खाना क्रिया जो है सकर्मक है, खाना क्रिया सकर्मक है, और इसके साथ नहीं जोड़ दिया गया, उसमें नहीं का भाव ला दिया गया, यानी उस सकर्मकता अकर्मकता में बदल गई, और इस प्रकार से अकर्मक होने के नाते भाववाच्य हो गया। तो ऐसा भी होता है। और प्रायः अकर्मक क्रिया में भी नहीं जुड़ा हुआ होता है भाववाच्य वाले वाक्य में, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी अनिवार्यता नहीं, ऐसी बाध्यता नहीं है कि भाववाच्य के वाक्य में क्रिया के पहले नहीं जोड़ा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जोड़ना अनिवार्य है, तो जब सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तब भाववाच्य में नहीं जोड़ना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए, यहां भी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कर्मवाच्य था तो के द्वारा जुड़ा हुआ था, और भाववाच्य में से जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं। और के द्वारा जुड़ा हो या से जुड़ा हो तो निश्चित रूप से कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज है कि मुख्य क्रिया के आगे जाना क्रिया का रूप जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हुआ था, यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हुआ है, तो जाना क्रिया का रूप जुड़ा हुआ है। अब इसमें और भी बहुत सारा फर्क मैं बताऊंगा, तत्काल यहाँ पर इतना ही बता रहा हूं कि यहाँ के द्वारा था और यहाँ से जुड़ा हुआ है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का आंशिक फर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुझसे दौड़ा गया, यहाँ मैं की कोई प्रधानता नहीं है, दौड़ा गया, सीधे दौड़ना जो क्रिया है ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से भाव व्यक्त कर पा रहा है, इसलिए भाववाच्य है। जहां न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, वहां की क्रिया भावपूर्ण हो जाती है, इसलिए भाववाच्य कहा जाता है। दौड़ा गया। फिर यहाँ है खाया गया, लेकिन नहीं खाया गया होता है, आम चूंकि कर्म आया हुआ है और खाना क्रिया सकर्मक है, और इसको नकारात्मक करने के लिए नहीं लाया गया, और नकारात्मक होते ही क्या हो गया, विपरीत भाव ला दिया, यानी जो सकर्मकता थी इसकी वो अकर्मकता में तब्दील हो गई, और इस कदर से यह जो है भाववाच्य होने के लायक हो गया। तो राम से आम नहीं खाया गया। निश्चित रूप से जब सकर्मक क्रिया देकर के भाववाच्य बनाना हो तो उसमें नहीं लगाना अनिवार्य हो जाता है। चलिए, तो इस वीडियो में हम वाच्य की परिभाषा तक इसी तरह रुक जाइए, और भी बता देता हूँ वाच्य के भेद। आइए वाच्य का वर्गीकरण भी कर लेते हैं, तो फिर अलग अलग भेदों को अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। वाच्य के 3 मुख्य भेद होते हैं, यानी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य।
बहुत सारे व्याकरण के पुस्तक में, खासकर आपके पाठ्य पुस्तक में भी वाच्य को दो प्रकार का बताया गया है, कर्तृवाच और अकर्तृवाच, जो बिल्कुल ही प्रासंगिक नहीं है और वो पर्याप्त जानकारी नहीं है। वाच्य के दो भेद को जानना अपने आप में अपरिपक्वता को दर्शाता है। जैसे कि कर्तृवाच पहला, और फिर अकर्तृवाच दूसरा। यह जानना कहीं से जायज नहीं है, इसलिए कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच कहते हैं, और जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होगी उसे अकर्तृवाच कहेंगे। तो कर्ता की प्रधानता कर्म में भी, कर्मवाच में भी नहीं है और भाववाच में भी नहीं है। तो फिर अलग अलग रूपों में कर्मवाच और भाववाच को जानना बाकी रह जाता है। इस प्रकार से जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है उसको कर्तृवाच कहते हैं, तो फिर जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच क्यों नहीं कहेंगे कि कर्तृवाच कहेंगे। तो यह निश्चित तौर पर भ्रामक जानकारी है, संकीर्ण जानकारी है। कर्तृवाच और अकर्तृवाच को जानना, तो निश्चित रूप से आप वाच्य को तीन रूपों में जाने, वाच्य के तीन भेदों को जाने, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच कहते हैं, तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच कहते हैं, और जिस वाक्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है बल्कि क्रिया स्वतंत्र होती है, क्रिया भावपूर्ण हो जाती है, इसलिए वह भाववाच कहलाता है। तो फिर जैसे कर्तृवाच का अपना अस्तित्व है वैसे कर्मवाच और भाववाच का भी अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। इसलिए हम तीन रूपों में ही जानेंगे वाच्य को, तब जाकर के विस्तृत रूप से जान पाएंगे, पूर्ण रूप से जान पाएंगे। नहीं तो कर्तृवाच और अकर्तृवाच के रूप में जानते हैं तो हमारी जानकारी अधूरी और अपरिपक्व रह जाएगी। निश्चित तौर पर वाच्य के तीन भेदों को जाने, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। आइए अलग अलग विश्लेषित करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।